हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट लॉ पर दो यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चंस कराए थे और वो दोनों ही क्वेश्चंस के द्वारा आपको कॉन्सेप्ट को समझने में कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फर्स्ट लॉ में और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और कुछ कंसिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट लॉ और जो हमारे रह गए हैं उनको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन है इंटरनल एनर्जी की, और इंटरनल एनर्जी जिसको हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, द एनर्जी एसोसिएटेड with the molecules is known as internal energy। इसे हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। यूजुअली इसकी जो यूनिट्स होती हैं वो किलो जूल में, वैसे एनर्जी की यूनिट आप जूल में भी ले सकते हैं, न्यूटन मीटर में भी ले सकते हैं, ऑल आर यूनिट्स ऑफ एनर्जी, बट जनरली इसकी यूनिट जो होती है वो किलो जूल में होती है। यू इज बेसिकली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं हम? जो कि मास पर डिपेंड करती है, मास डिपेंडेंट होती है। तो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी जिसको हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, और क्या होता है कि किसी भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी को यदि हम मास से डिवाइड कर देते हैं तो उसकी वैल्यू स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की वैल्यू हो जाती है। तो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी स्मॉल यू विल बी इक्वल्स टू कैपिटल यू अपॉन एम। और यदि आप शुरुआत के कुछ लेक्चर्स को आपने देखा हो तो वहां पर मैंने जब पहले चैप्टर में शुरुआत में इंट्रोडक्शन में बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था कि प्रॉपर्टीज दो होती हैं, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। तो वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको याद कराने की कोशिश करी थी कि रेशो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो कुल मिलाकर के यदि इसको देखेंगे तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ये, और मास तो अपने आप में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ही। तो इसका मतलब ये रेशो हो गई दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की, इसलिए ये इस स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी एक कैसी प्रॉपर्टी होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और इसकी यूनिट आप यहां से देख सकते हैं कि यदि यू की यूनिट किलो जूल में है तो इसकी यूनिट किलो जूल पर केजी में होगी। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो उसका नाम है एंथैल्पी, जिसे हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में U प्लस पीवी टर्म बहुत ही फ्रिक्वेंटली आ जाती है, तो इसको अपनी कन्वीनियंस के अनुसार इसको हमने कैपिटल H से डिनोट किया है। In thermodynamics the term U plus PV appears frequently and for convenience this is taken as capital H. So enthalpy H equals to U plus PV, और H जो है वो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और इसकी यूनिट भी किलो जूल होती है। और यदि स्पेसिफिक एंथैल्पी की बात करेंगे तो कैपिटल H अपॉन M, एंड वंस अगेन इट इज द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो स्पेसिफिक एंथैल्पी कैसी प्रॉपर्टी होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और इसकी यूनिट भी कैसी होगी? किलो जूल पर केजी। जब हमने फर्स्ट लॉ की शुरुआत करी थी तो हमने दो कंसिक्वेंसेस देखे थे। सबसे पहला हमने क्या निकाला था कि हीट ट्रांसफर इज ए पाथ फंक्शन, और दूसरा निकाला था एनर्जी इज ए प्रॉपर्टी। बेसिकली कंसिक्वेंसेस का क्या मतलब है कि जो फर्स्ट लॉ के द्वारा क्या क्या रिजल्ट्स हमें प्राप्त होते हैं, ऐसे ही तीसरा जो कंसिक्वेंसेस है उसका वो है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड इज इम्पॉसिबल। क्या कहती है ये मशीन कि यदि ये आपकी PMM1 है, PMM1 का मतलब है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, कि बिना किसी एक मशीन है जिसको बिना हीट दिए या कोई भी किसी प्रकार की एनर्जी बिना दिए वो कंटिन्यूसली वर्क डन देती रहे। ए मशीन विच डेवलप्स वर्क कंटिन्यूसली विदाउट एब्जॉर्बिंग एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज PMM1 एंड विच इज इम्पॉसिबल एज इट वायलेट्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ को ही वायलेट कर रही है, क्योंकि फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट तो किया जा सकता है, लेकिन उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, ना ही जनरेट किया जा सकता। तो यहां पर क्या हो रहा है? जनरेशन हो रहा है, जो कि वॉयलेट्स ऑफ द फर्स्ट लॉ है। नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं हीट ट्रांसफर। जैसे हमने वर्क ट्रांसफर निकाला था अलग अलग डिफरेंट प्रोसेस के लिए, ऐसे ही हम हीट ट्रांसफर निकालने जा रहे हैं डिफरेंट प्रोसेस के लिए। और स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये जो परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में अक्सर पूछ लिया जाता है।
तो इसकी डेफिनेशन आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। हीट ट्रांसफर हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस थे? एक था कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस एंड पॉलीट्रॉपिक। तो शुरुआत करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस से। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन 0 होता है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट, और यदि फर्स्ट लॉ की को यूज करें किसके लिए? रिवर्सिबल प्रोसेस क्लोज सिस्टम के लिए। तो रिवर्सिबल क्लोज सिस्टम के लिए वर्क डन की जो वैल्यू होती है वो पी डीवी होती है। तो डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू बराबर डी यू से डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू उधर चला जाएगा और डी डब्ल्यू की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? पी डीवी। लेकिन वॉल्यूम क्योंकि कांस्टेंट है तो डीवी बराबर 0, और डीवी बराबर 0 तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो डी क्यू बराबर डी यू। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। नेक्स्ट देखें, यदि आप कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो P बराबर कांस्टेंट रहेगा, और फिर से फर्स्ट लॉ रिवर्सिबल क्लोज सिस्टम के लिए तो डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू बराबर डी यू, डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डीवी, क्योंकि रिवर्सिबल के लिए आप पी डीवी ले लेते हैं डी डब्ल्यू को। अब प्रेशर कांस्टेंट है, और यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो मैं इस प्रेशर को ब्रैकेट के अंदर ले सकता हूं, मतलब डीवी की जगह मैं लिख सकता हूं डी पीवी। तो डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी पीवी, और क्योंकि दोनों में डिफरेंशिएशन है तो मैं इस पूरी टर्म को एक साथ ऐसे लिख सकता हूं डी यू प्लस पीवी। और अभी आपने पढ़ा है कि H बराबर यू प्लस पीवी होता है, तो इस पूरी टर्म की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? डी एच। तो डी क्यू पी, मतलब ये पी जो डिनोट कर रहा है क्या क्या डिनोट करता है? कि प्रेशर कांस्टेंट है। तो हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। आगे बढ़ते हैं, लेकिन तीसरा प्रोसेस समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहां पर मैं और बताना चाहता हूं। आइडियल गैस के लिए नोट करके यहीं पर हम लिखेंगे इसको, नोट फॉर एन आइडियल गैस। ये तीन चीजें आप हमेशा याद रखिएगा कि एक आइडियल गैस के लिए du इक्वल्स टू एम सी वी डी टी। नंबर 2, dH इक्वल्स टू एम सी पी डी टी। एंड नंबर 3, फ्रॉम Joule's law, du is a function of temperature only। तो ये तीन चीजें आपको आइडियल गैस के लिए याद होनी चाहिए। तो यदि हम फॉर आइडियल गैस निकालना चाहते हैं क्या? Cp माइनस Cv बराबर R। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है, ड्राइव करने के लिए भी पूछ सकता है, तो इसका डेरिवेशन हम यहीं पे कर देते हैं कि आइडियल गैस के लिए Cp माइनस Cv बराबर R। कैसे प्रूव करेंगे? अभी आपको बताया था कि H बराबर U प्लस पीवी होता है। यदि आप इसे डिफरेंशिएट कर दें तो डी यू प्लस डी पीवी, और डी एच की जगह पर आइडियल गैस के लिए अभी मैंने बताया आपको एम सी पी डी टी लिख सकते हैं, इसकी जगह पर एम सी वी डी टी लिख सकते हैं, प्लस इसकी जगह पर पीवी बराबर एम आर टी, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन है तो पीवी बराबर एम आर टी। आइडियल गैस के लिए लिख सकते हैं इस इक्वेशन को।
तो एम सी पी डी टी इक्वल्स टू एम सी वी डी टी प्लस एम आर डी टी। एम और आर तो कांस्टेंट है आइडियल गैस के लिए, तो यदि आप देखेंगे तो इसमें एम डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सी पी, यहाँ बचेगा सी वी और यहाँ बचेगा आर, या सी पी माइनस सी वी बराबर आर। आपने ये प्रूव कर दिया कि सी पी माइनस सी वी बराबर आर। और भी कुछ फॉर्मूले यहां से आप जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि गामा सी पी अपॉन सी वी होता है एयर के लिए, तो यहां से आप सी पी बराबर गामा सी वी लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू यदि आप ऊपर लिख देंगे तो गामा सी वी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर, तो यहां से सी वी बराबर आर अपॉन गामा माइनस 1, ये फॉर्मूला भी जनरेट कर सकते हैं। और यदि सी वी का ये फॉर्मूला हो गया तो यहां पर यदि आप लिखेंगे तो सी पी इक्वल्स टू गामा आर अपॉन गामा माइनस 1। और यदि हम एयर के लिए बात करें तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि गामा की वैल्यू 1.4 होती है, आर की वैल्यू 0.287 होती है, और यदि सीपी की वैल्यू निकालोगे यहां से इन दोनों की मदद से तो 1.005 और सीवी की वैल्यू आई थिंक 0.718 ये होती है। तो आप यहां से इन सभी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं, जो हमारा दो प्रोसेस अभी हमने देखे। तो तीसरा प्रोसेस है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस नंबर 3, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइडियल गैस के लिए अभी हमने पढ़ा है कि du इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो dt बराबर 0, इसका मतलब du बराबर 0, क्योंकि आप ऊपर से देखेंगे du बराबर 0 आ जाएगा, dt की वैल्यू 0 कर देंगे तो आइडियल गैस के लिए। तो फर्स्ट लॉ से बाय फर्स्ट लॉ dq माइनस dw इक्वल्स टू du बराबर 0, क्योंकि du तो 0 हो गया, तो dq माइनस dw बराबर 0 या dq बराबर dw। क्या मतलब हुआ कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर इक्वल्स टू वर्क ट्रांसफर। नेक्स्ट आता है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर 0 होता है। ये आपको मैंने पहले भी बताया था, और ये भी बताया था कि इस हीट ट्रांसफर 0 होने की वजह से अभी हम आगे पढ़ेंगे जब, तो इस प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहा जाता है। एंट्रोपी कांस्टेंट, जिसे हम एस से डिनोट करेंगे आगे चल के। तो फोर्थ प्रोसेस आपका ये हो गया। एंड लास्ट है हमारा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस।
पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का गवर्निंग इक्वेशन पी वी की पावर एन बराबर कांस्टेंट होती है। और मैंने बताया था कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को आप कभी भी देख करके कंफ्यूज मत होना कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस की तरह है। इसमें वर्क ट्रांसफर भी होता है और हीट ट्रांसफर भी होता है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू बराबर डी यू। तो ये इक्वेशन इसके लिए फॉलो होगी। अब यदि आप डी डब्ल्यू की बात करें, वर्क डन की बात करें पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, तो वर्क डन कितना होता है P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n-1। सो स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस के लिए हम और एक इक्वेशन प्रूव करेंगे जिसको मैं आपको बता रहा हूं। ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि डी क्यू पॉलीट्रॉपिक इक्वल्स टू गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी डब्ल्यू पॉलीट्रॉपिक। तो अब हम इसे प्रूव करेंगे। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है और 10 नंबर में ही आएगा। तो यदि इस इक्वेशन से देखें तो डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और यदि मैं यहां पे पॉली लिख दूं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो ये भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए हो गया। तो आप डी यू की जगह पर तो आइडियल गैस के लिए क्या लिख सकते हैं, एम सी वी डी टी, प्लस इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n-1। और अभी हमने CV की वैल्यू निकाली थी, CV बराबर गामा आर अपॉन नहीं, वो CP की थी, R अपॉन गामा माइनस 1। तो हम CV की जगह पर M R अपॉन गामा माइनस 1 लिख सकते हैं। और dt को चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि यहां पर हमने P1V1 P2V2 लिया है, तो यहां पर ये हो गया T2 माइनस T1 प्लस P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n-1। अब हमारा होता है आइडियल गैस इक्वेशन के लिए PV बराबर mRT। तो इसके अकॉर्डिंगली DQ पॉलीट्रॉपिक के लिए आप इसको लिख सकते हैं mRT2 माइनस mRT1 अपॉन गामा माइनस 1 प्लस P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n-1। और इसकी जगह पर हम P2V2 लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम P1V1 लिख सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन DQ पॉली ट्रॉपिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगी कि P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1 और प्लस यहां पर है P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n-1। यदि आप दोनों में से P1V1 माइनस P2V2 कॉमन ले लें तो आपके पास क्या बचेगा, 1 अपॉन n-1 माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1। क्योंकि ये है P2V2, जब आप इसे रिवर्स कर दोगे तो माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पर, और P1V1 माइनस P2V2, क्योंकि हमने P1V1 माइनस P2V2 कॉमन ले लिया। इसे सॉल्व करते हैं
तो P1V1 माइनस P2V2 तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब इसका एलसीएम लेंगे यदि आप n-1 गामा -1, तो एलसीएम आ गया, यहां पर आएगा आपका माइनस गामा -1 माइनस n+1। तो यहां से DQ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए P1V1 माइनस P2V2, और स्टूडेंट इसके नीचे n-1 ले लेते हैं हम यहां पर, और यहां पर ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो गामा -n अपॉन n-1 तो हम यहां ले चुके, तो यहां बचा गामा -1। और आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या है, वर्क डन फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो आप इसे लिख सकते हैं DQ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए गामा -n अपॉन गामा -1 टाइम्स होता है वर्क डन फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये आपका डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और पिछले कुछ सालों में तो नहीं लेकिन कई बार ये AKTU में पूछा जा चुका है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सारे प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर सीखा, और कुछ डेरिवेशन CP - CV बराबर R का जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, PMM1 के बारे में सीखा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए इस फॉर्मूले को ड्राइव किया कि हीट ट्रांसफर फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज गामा -n अपॉन गामा -1 टाइम्स ऑफ पॉलीट्रॉपिक वर्क डन। नेक्स्ट रन पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि 100% आएगा, 100 से भी ज्यादा परसेंटेज यदि हो सकती है तो आना ही आना है, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, और इसका डेरिवेशन और इसके ऊपर न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगले कुछ लेक्चर्स, कुछ वीडियोस को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। एग्जाम्स आपके नेक्स्ट मंथ में 7th ऑफ मार्च से हैं। अब हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज हैं, और इन 30 डेज में आपको बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।